अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती पर वफाकी हुकूमत ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और जो वफाकी वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बहुत से सवालात उठाए हैं। लेकिन आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन पर जो संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीगे रास्त हैं। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसलिए कड़वा घूंट पीकर तकर्रुर किया। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की। उनको कितने नोटिस मिले? जो मुझे नोटिस मिल रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इससे कबल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वजीर आजम सवाती के इल्जामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया था और उन्हें नोटिस भी जारी किया था। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना, किसका एजेंडा, इदारों को कमजोर करके क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली का रास्ता रोका जा सकता है? क्या इंतखाबी इस्लाहत के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेश में है? तमाम सवालात का अहाता किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मैं जानना चाहूंगी आपसे क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, किसका एजेंडा है? कौन मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहा है? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपने आइन के आर्टिकल 218 के तहत एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है एक फ्रॉड है, इसमें टेम्परिंग हो सकती है, इसमें आपका रिजल्ट तब्दील किया जा सकता है, इसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पार्टी को कामयाब बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो हुकूमत को गर्मजोशी के साथ इनके तमाम मुतालबात को दूर कर देना चाहिए था अपनी इंतहाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन के साथ बैठकर। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों का एहसास था, क्योंकि हुकूमत ठीक है तमाम चैनल पे चल रहे हैं, मैं भी 8-10 चैनल पे हमें भी अपना शरारत का इज़हार करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है जो कि हमने बार बार कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम। अब हमने बार बार तमाम चैनलों पे कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फ्रॉड करार दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सूटेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। अब इसके बाद हुकूमत के साथ कौन सी कोई इंटरनेशनल मामलात हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये तो हुकूमत को पता होगा या हमारे दीगर इदारों को पता होगा। लेकिन हम तो एक ग्राउंड रियलिटी पे ये बात करना चाहते हैं कि हुकूमत ने अभी 2 महीने पहले एक स्पेन के इंतहाई काबिल तरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल की और उसको पाकिस्तानी खजाने से $1.5 करोड़ दिए, यानी 30-35 करोड़ रुपया दिया। अब मुझे बड़ी हैरान है कि जब IT के मिनिस्टर अमीन उल हक साहब हैं, गरीब परवर है, गरीब पार्टी के वो मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान का 28-30 करोड़ रुपया उस स्पेनिश को दिया। उसने भी चले की ईमानदारी से ये रिपोर्ट दी कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सरासर फरार है, यानी ये हुकूमत के कंसल्टेंट कहते हैं। ये सारी रिपोर्टें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। उन्होंने इन्हीं पॉइंट को बनाकर 10 क्वेश्चन, बाकी तो बस एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ है, लेकिन जो 10 पॉइंट पर ये दिए ना ये फ्रॉड है। अब उस पर हुकूमत जो सेफा होगी, नाराज होगी, उसकी इलेक्शन कमीशन के खदशात दूर करते हुए ये आसान तरीका था। मैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी से एक दिन पहले मैंने भी 40 मिनट ब्रीफिंग दी थी और मेरी खुशकिस्मती ये है कि जो बातें मैंने कही इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कि बीच में ये टेम्परिंग के खतरात है, मैंने अपने तजर्बे की बना पर कहा, मैंने चैलेंज देकर कहा कि मैंने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैंने इंडियन इलेक्शन कमीशन में देखी, वहाँ मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन दिया वो जनाब आजम स्वाति साहब हमारे दोस्त है, उन्होंने एग्री किया कि ठीक कहते हैं हम इसका दूर तमाम खतरात खदशात जो आपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। नज़ीर हैरानगी हुई कि दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, वो भी ताज हैदर साहब की ख्वाहिश पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के बराबरदार ही नहीं थे। तो वहाँ आजम स्वाति साहब आपने से बार हो गए, इल्जाम लगा दिए, जो बातें ये अखबार में आ चुका है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आजम स्वाति साहब एक इंतहाई मौजूद सेनेटर हैं, तो वो जज्बात में आ जाते हैं।
होता है वो जल्दी ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। वो मुझे पता है उनके बारे में, अच्छे आदमी है वो। लेकिन बहरहाल लेकिन उसी 2 घंटे के बाद वो जो है एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब और इस आजम सबाती साहब और शिवली फराज बैठ गए। बाकी जो गैर मुल्की है जो है तरजमान, उनकी हम परवाह नहीं करते ना, हम उस पर रेट देते हैं, उसके हमारे नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद ये जो मामला हुआ, इंक्वायरी करना चाहिए था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हालात को खराब कर दिया। आजम सबाती ने जो कुछ कहा ठीक है, पार्लिमानी कमेटी में ऐसी गुफ्तगू हो जाती है, इसमें कोई नाराजगी नहीं होती। लेकिन हमें तो हैरानगी हुई कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला आज तक जारी है। उसके ऊपर लामहल्ला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना ये दिया, फिर झूठ बड़ी बोलते हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वो कहते हैं जी आइन की सेक्शन 103 94 जबानी याद उन्होंने किए, उस पर उन्होंने कोई तजर्बाती आजमाइशी काम नहीं किए। भाई आजमाइशी किए हैं, वो जो उन्होंने किए 3-4 जगहों पर आजमाइशी किए तो नाजरा ने हाथ उठा लिया, यदि हम ये नहीं कर सकते, इसमें तो बड़ा मामला हमारे हाथ से बाहर है। तो सारी रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी। बाबर मान उसमें बार फिर रहे थे उस वक्त, ये आज स्वाति थे मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर से, उनको पेश कर दी, स्पीकर को दे दी, चेयरमैन सेनेट को दे दी कि जनाब ये मामला, उन्होंने अपना कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जो उनका आइन कानून में लिखा हुआ था कि ये काबिल अमल नहीं है। तो अभी हम भी ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत बहुत ज्यादा इसके ऊपर गर्म जोशी का मुजाहरा कर रही है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ बाजराई ना करे। उन्हें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात का अंदाजा ही नहीं है। वो जनाब इनको ताहयात भी नाहिल करार दे सकते हैं और बात बहुत आगे तक जाएगी तो पता नहीं किस किस को नाहिल करार दे देंगे। और आज के इदारिया डान का पढ़ने इनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब अंग्रेजी हमारी पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ लिया होगा इदारिया, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने आइन को सबोताज करने की कोशिश की है। ये लिखा इदारिया आज। और अब मैं अभी तो डॉक्टर मरीज साहब के प्रोग्राम में था, वो इदारिया पढ़ के भी सुना दिया, फौरन अभी साहब के ऊपर से अंग्रेजी गुजर गई, उन्हें पता ही समझाएगी। तो ये बात समझ यह है कि इदारिया में ये लिखा है कि जनाब ये आइन को बाकायदा आइन के तमाम शिकों के बारे में जब ये कहा है कि मेंबर जो है वो बगावत करते हैं, ये बगावत को उकसाया गया, ये आइन से बगावत की गई है, इसके असरात बड़े खतरनाक होंगे, ये सारा सिस्टम ही सबोताज हो जाएगा। तो ये इदारिया डान का इदारिया है, किसी डमी अखबार का, ये अखबार का इदारिया नहीं है, डान का इदारिया इंटरनेशनल जनाब अपने सिस्टम को बचा लें, सिस्टम खतरे पर चुका है। ये हम कहते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन का आसान तरीका है हुकूमत माफी मांगे जी। तो मुजरा हुकूमत माफी मांगते रहते हैं, मुजरा का तो काम यही होता है माफिया मांगना। तो माफिया मांगा, इमरान खान ने बतरिया माफिया मांगी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने माफिया मांगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी हुई जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। तो माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं होता। तो माफिया मांगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ आप कहेंगे जो ओनरशिप आपको देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, आप संभाले या तो काम संभाले, आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक जिस तरह चाहें इसमें तरमीम कर लें, ओनरशिप आप ले रहे, पैसा हम आपको दे देंगे और आप इसको ले लें। बाकी जो माजी में जो अभी जो बातें हमने आपके खिलाफ बात की उसकी हम माजरत चाहते हैं। चले काम खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर देगा। यानी माफी के बाद अफवाह तफहीम से मामलात हल हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कुव्वत इरशाद साहब कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से होती है, तो बाद में हरफे तनकीद बनाना लाजिम क्यों? क्योंकि इंतखाबात में धांधली तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला है, तो फिर इसके हल की तरफ क्यों नहीं जा पाते हम? मैंने कहा ना इसके ऑनरशिप इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ी अच्छी है, अच्छी ईजाद है, मॉडर्न है। इसको जो इलेक्शन कमीशन जो एतराज़ात देखे हैं, सुने हैं या उनका तजर्बा किया है उसको दूर कर दें। इसमें क्या मुश्किल काम है? आपका अगर ये खराब हो जाती है ATM मशीन, ये भी आधे घंटे में ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीजें, या आपका मोबाइल खराब हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है, उसका भी हाल है। तो ये सब हल है, इसका डिजिटल है ना मामला, हर चीज का हल है, ठीक हो जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़ा करने क्या फायदा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खामोश रहेगा, अपनी खामोशी में वो नाहिल करार दे देगा कि जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके ले रहे वहां से आर्डर। तो वो बात की बात है, क्यों इतना आगे तक जाना चाहते? क्या इलेक्शन कमीशन का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये इलेक्शन कमीशन क्या बिगाड़ सकते हैं? उनको तो आइन ही तहफ़्फ़ुज़ है, आइन ने उनको जमानत दी है, आइन उनके पीछे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे खड़ी है। ये हुकूमत उनका चीफ इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते रहे, उतनी उनकी इज्जत में इजाफा हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं, लोगों के अंदर शऊर पैदा हो गया है कि हुकूमत वक्त अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंपेन चला रही है शरंगेज, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानदार है।
अगर ये बात अपोजिशन कहे तो फिर इलेक्शन के अंदर हर्फ आता है, वो नीचे गिरता है, उसका मीनार नीचे गिर जाता है। तो ये अपोजिशन इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रही है, इसके मतलब ये है कि हुकूमत से मिला हुआ है। जब हुकूमत ने जब इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी गैर जानबदारी के ऊपर चला गया और हुकूमत नीचे चली गई। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन क्या बिगाड़ सकता है? ये तो एक बाकी रह गया हुकूमत एक ग्रेड 1 का चपरासी को नहीं निकाल सकती, तो चीफ इलेक्शन कमीशन का इनके हाथ में आएगा। यानी कि ढके छुपे अल्फाज में ये पैगाम दिया जा रहा है कुवैत दिलशाद साहब के इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामले को तूल ना दिया जाए, महाजराई ना की जाए, मुतनाज़े ना बनाया जाए और अफ़ाम और तफ़हीम के साथ इस सारी सूरत हाल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुवैत दिलशाद साहब। वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए वफाकी वज़रा के बयानात और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें कही जा रही हैं, नोटिस जारी किए जाए, काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। अपोजिशन इस मामले पर क्या स्टैंड रखती है, उनका क्या मौक़िफ़ है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। राना एहसान साहब, अपोजिशन जो है खासी तनकीद कर रही थी पहले, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रही है, इस तरफ भी आऊँगी। लेकिन आज़म सवाती का बयान नदीम कुरैशी साहब बहुत सख्त बयान है। उन्होंने इतना सख्त बयान दिया है कि जिसके बाद से मामला और ज़्यादा मुतनाज़े बन चुका है। वाकई हुकूमत ने चीफ इलेक्शन के मामले कमीशन के मामले पर जो जारहाना रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है, क्यों मुतनाज़े बनाया जा रहा है? इदारों को कमज़ोर बनाकर क्या मकासद हासिल हो सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इदारों की मजबूती के लिए काम किया है। हमने कभी भी किसी भी इदारे को ना उसकी डोमेन से हटकर काम करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान की पहली सियासी जमात जो अपनी गवर्नमेंट में कुछ बाई इलेक्शन में इसको शिकस्त हुई, वरना हमेशा हुकूमती ताकतें इस्तेमाल करके हुकूमत अमूमन अपनी मर्जी के नताइज देती रही। मैं समझता हूँ यहाँ कई कतर कोई महाजाराई की कैफियत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान का आइन, जो इलेक्शन कमीशन को जो डोमेन देता है, जो उसकी हदबंदी का तयन करता है, उसी में रहते हुए वो काम करेंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी। देखिए पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले 40 साल में हर इंतखाबी नताइज के बाद एक एहतजाज फेस करती है और इंतखाबी नताइज को मशकूक बना दिया जाता है। बिलखुसूस PMLN की ने जब भी इंतखा में शिकस्त खाई, उन्होंने हमेशा ना सिर्फ इदारों पर उंगलियां उठाई बल्कि उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े मुक़्तदर इदारों को उन इंतखाबी नताइज में रद्द-ओ-बदल करने का मुर्तकब भी ठहराने के वाला सिलसिला जारी रखा। मैं समझता हूँ आज एक ऐसा वक्त है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए एक ऐसे इंतखाबी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबको काबिल कबूल हो, तो सही मानों में हम उस नारे को कि वोट को इज्जत दो, सही मानों में हम उसको अमली जामा पहना सकेंगे। अब जब इलेक्शन कमीशन के अलग अरकान पब्लिकली मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते हैं कि जी ये वोटिंग मशीन में ये कबाहत है, ये कबाहत है, देखिए चीज़ें एकदम ठीक नहीं हुआ करती। चीज़ों को ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का बिल बैठना ज़रूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीकर नेशनल असम्बली ने तमाम अपोजिशन के लोगों को ये दावत दी। जब डेमो दिया जा रहा था इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, अपोजिशन के लोगों को आप आएँ, इसको देखें। बारहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने पूरे मीडिया के सामने अपोजिशन के लोगों को ये दावत दी और मीडिया पर इस पर बड़ी डिटेल में डिबेट भी हो रही है। आज भी आप जो डिबेट कर रही हैं ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। सर, आप हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखती है, बहुत सारे सवालात हैं इसी से मुंसलिक और इन सवालात के जवाब ज़रूर चाहिए, पूछने भी हैं, वक्त कम है, सवालात ज़्यादा है। लेकिन हुक्मरान जमात जब हुकूमत में थी तब भी इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। इंतखाबी इस्लाहत की राह में रुकावट कौन है? एक सवाल तो ये भी है, इदारों को खुद मुख्तार बनाने की दावेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस डगर पर चल रही है? ये सारे सवालात उठते हैं। लेकिन राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को, ये तमाम तर मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना है, इंतखाबात में धांधली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला है। मगर आपको क्या लगता है कि अपोजिशन में रहकर जो आप लोगों को रोल प्ले करना चाहिए वो सिर्फ तनकीद के जरिए ही रोल प्ले किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये वही राजा दिलशाद साहब हैं जिनके तारीफ का लेटर जो है वो शेख रशीद ने निकाला था
कि ये बड़े अपराइट, ऑनेस्ट और आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। फिर जनवरी 2021 में इमरान खान साहब का इंटरव्यू था जिसमें वो इनकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि अब इलेक्शन कमीशन ठीक है। फिर क्या हुआ और क्या मसला है, हुकूमत एकदम से यू टर्न ले लिया हुकूमत ने। दो बड़े केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन अभी देख रहा है, जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग केस है और दूसरा डस्का के ऊपर जो रिपोर्ट है वो सुनने में आ रहा है कि फाइनलाइज हो गई है। मामला तब बिगड़े जब डस्का का री इलेक्शन अनाउंस हुआ, जब कोई दर्जनों जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको अगवा किया गया। उस दिन के बाद जो है ये फायरिंग का रुख जो है वो इलेक्शन कमीशन पे हुकूमत ने कर दिया। दूसरा देखें, जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ 37 इतराज़ात पेश किए सेनेट की कमेटी में, बजाय के पीटीआई रिस्पॉन्ड करती किसी लॉजिक या किसी दानिशमंदी से कि ये इसका क्या हल है, उन्होंने कहा जी ये रिश्वतखोर हैं, ये चोर हैं और इसको आग लगा देनी चाहिए। तो पीटीआई का जो एजेंडा है ईवीएम का, सबसे पहले तो ये दुनिया में कहीं एस्टैब्लिश नहीं है कि ईवीएम जो है वो धांधली खत्म कर देती है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अगर आयरलैंड है, फिनलैंड है, हॉलैंड है और कई ममालिक हैं, उनके अंदर ईवीएम को सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर खत्म कर दिया गया कि इसके अंदर टैंपरिंग भी की जा सकती है, इसके अंदर और भी बहुत सारे जो है वो मनूवरिंग के, मैनिपुलेशन के जो है वो चांसेस होते हैं। तो ये बात जो बार बार हुकूमत करती है कि इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होना चाहिए और वो इसलिए हम ईवीएम ला रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ईवीएम को हाईजैक बड़े आराम से किया जा सकता है अगर जो इलेक्शन का जो चलाने वाले निज़ाम जो उसको मुनक्कद कर रहे हैं वो वहां से कोई अगर हेर फेर हो जाए, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पूरे के पूरे इलेक्शन हाईजैक होने की तारीख है, जहां ये चीज जो है वो इतनी करामत नहीं होगी। नंबर 2, देखें, आपने अगर कोई रिफॉर्म लानी है तो आपने कंसेंसस डेवलप करना है। आप बुलडोज नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी बाकियों पे नाफिज नहीं कर सकते, खास करके ऐसी रिफॉर्म जिसके अंदर इलेक्टोरल हो और वो आपने सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना होता है। वरना तो आप मुतनाज़े की बुनियाद रख रहे हैं। आप तो बुनियाद रख रहे हैं कि अगर आप एक चीज हमारी मुशावरत के बगैर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो फिर वो इलेक्शन कैसे वो फ्री एंड फेयर होगा। दूसरी चीज, इलेक्शन के ये जो ईवीएम की मशीनें ढूंढना, उनको सिलेक्ट करना, ना ये साइंस मिनिस्ट्री का काम है, ना ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। हुकूमत अपने मैंडेट से बाहर काम कर रही है। इसके ऊपर इनिशिएशन और इसका जो टारगेट वो ईसीपी ने लेके चलना है, और फिर अगर ईसीपी चाहे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जो है वो मदद ले सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ईसीपी को डिक्टेशन नहीं दे सकती। तो इनकी सारी हरकतों से ऐसे लगता है कि हुकूमत कोई ऐसे एजेंडे के ऊपर है जिसके साथ जो ये नाफिज करना चाहती है और कंसेंसस डेवलप किए बगैर बुलडोज करना चाहती है, जो कि मेरे ख्याल से ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन कंसेंसस तो डेवलप करने होंगे ना, क्योंकि अगर आपको भी बुलाया जाता है और आप लोगों को बैठकर कंसेंसस डेवलप करने के हवाले से कहा जाता है तो उसमें भी बहुत सारी वजूहात आती है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, वफाकी वजीर की जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद है, वो क्या कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में शिकस्त का रद्द अमल है, या वो वजूहात है कि पहले इक़्तिदार में रहते हुए मामलात क्या थे और इक़्तिदार में रहने के बाद और आने के बाद मामलात क्या रुख इख्तियार करके? देखिए, कतन ऐसा नहीं है। अभी राना एहसान साहब ने फरमाया कि जी ईवीएम मशीन में कोई भी शख्स उसको मिसयूज उसका कर सकता है, तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इतनी सादा लोही लोग हंसते हैं इस बात पर। तमाम दुनिया की मशीनरी, खा वो मोबाइल हो, खा वो कंप्यूटर हो, खा वो लैपटॉप हो, या कोई भी डिजिटल मशीन हो, उसको इंसान ही हैंडल करते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता, आखिर इलेक्शन कमीशन जो ये जिम्मेदारी रखता है, जिसको आईने पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि वो आज़ादाना इंतखाबात करवाने का जिम्मेदार है, तो उसने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। ये गवर्नमेंट ने नहीं करना। और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, वो भी इलेक्शन कमीशन को सिर्फ असिस्ट कर सकती है, रहनुमाई कर सकती है, वहाँ वो भी इलेक्शन कमीशन के डोमेन को चैलेंज नहीं कर सकती। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कोई शख्स आएगा जनाब, उसको इस्तेमाल कर लेगा, उसका गलत इस्तेमाल कर लेगा। असल में हो ये रहा है कि जिन लोगों ने खुद इंतखाबात चुराए हमेशा। अभी राना एहसान साहब मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि ये पाकिस्तान में होने वाले उस इलेक्शन को जिसमें PMLN को शिकस्त हुई, कौन से इंतखाब के नताइज को तस्लीम करते हैं? 88 के को करते हैं, 93 को करते हैं, 97 को करते हैं, 2002 को करते हैं, 2008 को करते हैं, जो
2018 को करते हैं। कोई इंतखाब ये मुझे आइडेंटिफाई करे कि जिसमें हम हारे हैं, इंतखाबात ठीक थे। इसका मतलब होता है फिर उन्होंने बात की कि जी कंसेंसस डेवलप करना। देखिए कंसेंसस डेवलप करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। जब स्पीकर नेशनल असेंबली जो हाउस का कस्टोडियन है वो सबको ये ऑफर कर रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर खुद सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए, इसमें जो तरमीम हो सकती है, तनसीह हो सकती है, तजवीज़ आ सकती है, पॉजिटिव चीज़ आ सकती है, वो बैठ कर करते हैं। लेकिन जहाँ ये बोझ हो कि हमने गवर्नमेंट के किसी भी अच्छे काम को, बुरे को तो बुरा ये कहते हैं, हमने अच्छे काम को भी अच्छा नहीं कहना, तो वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दूसरी आपके सवाल का मैं अर्ज कर दूं जी। उसका जवाब ये है कि कतन ऐसा नहीं है कि हम किसी इंतखाबी नताइज से की वजह से हम इलेक्शन कमीशन के साथ खुदा ना खासा ये कोई महाजारी, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन कल भी हमारे लिए। लेकिन कुरैशी साहब, वफाकी वज़रा के बयानात तो सामने आ रही है ना, इलेक्शन कमीशन के मामले पर जारहाना रवैया वफाकी हुकूमत ने इख्तियार किया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, किसी फर्द के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, और जब कोई शख्स, मुझे अगर आपकी ज़ात से कोई कंप्लेन है, अफराद अहम नहीं होते, इदारे अहम होते हैं। अगर किसी फर्द के किसी रवैये से, किसी उसके अमल से, उसके किसी तरीक़ाकार से, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जी, ये तमाम इदारे गवर्नमेंट के अंडर है, भले इनकी अपनी डोमेन है, ये इंडिपेंडेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनसे क्वेश्चन कर सकती है। ये यहाँ कोई इदारों की हुकूमत नहीं है। अभी मेरे भाई ने फरमाया कि जी वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाएगी। सर, सवाल ये है कि हुकूमत इदारों से सवाल कर सकती है, तो इदारा भी तो आपसे सवाल कर रहे हैं। राना इहसान अब्दुल साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। नदीम कुरैशी साहब की बातों से इत्तफाक करती है, बहुत दफ़ा बुलाया भी गया कि आप लोग आए, बैठें और बात करें, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि कौन से इंतखाबात हैं माजी के, ऐसे इंतखाबात जिनको आपने कभी तस्लीम किया अपोजिशन ने। देखिए, सबसे पहले जो है कुरैशी साहब ने कंसेंसस की बात की कि ओपन ऑफर है जी असेंबली में आए, तो ऑपोजिशन ने अपना स्टांस कंसेंसस के बारे में, वे फॉरवर्ड के बारे में दिया है। हमारा ख्याल है कि ईसीपी के साथ सारी जमातों को एक सेशन लगाना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और वहाँ से जो तजावीज़ जो भी निकलती है उस एक इंटरैक्टिव सेशन के साथ, चाहे वो हफ्तों का होता है या महीनों का होता है, वो रिकमेंडेशन फिर असेंबली की कमेटीज में जाए और वहाँ से लेजिस्लेशन हो जाए। तो ये ऑफर हमने पहले दिन से दी है। जहाँ तक बात आई कि कौन सा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं उनको इलेक्शन डे के से ज़्यादा उससे पहले मनूवर किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो 2018 का इलेक्शन था, यानी कि इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है वो 35 हमारे मेंबरान वो जीत के निशान पे चले गए। उनको किन्होंने कहा जाओ, किन्होंने उनको प्रेशराइज किया, ये इसको रिगिंग कहते हैं। इसी मैं समझता हूँ कि नैब का इस्तेमाल करना और हमारे लीडरान को जेलों में डाल देना और एक मीडिया के जरिए ऐसा तासर बनाना कि ये हुकूमत जो है करप्ट हुकूमत है, ये इसको इलेक्शन मनूवरिंग और इलेक्शन हाईजैकिंग कहते हैं। जिस मशीन से ये कह रहे हैं कि सब मामला ठीक हो जाएंगे, वो जो मशीन है वो इलेक्शन डे की जो पोलिंग आपस में जो छोटी मोटी जो रिगिंग है उसको बेहतर कर सकती है, लेकिन इसके अंदर पूरे इलेक्शन को हाईजैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बंदा ईवीएम की मशीन को जाके मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वो एक बंदा जो उसको समझता है, अगर वो चाहे तो वो सारे रिजल्ट को टर्न अराउंड कर सकता है इन मशीनों के जरिए, जो कि एक रिकॉर्ड एक पूरी दुनिया के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक है उन्होंने रिवर्ट बैक किया है। और जो खाली ईवीएम थे उसके अंदर भी पेपर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा जो तनकीद ईवीएम पे है वो ये है कि 2 साल के टाइम के अंदर आप कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान में 40,000 पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम मशीनों से कराएंगे, जबकि जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं दुनिया भर में इसका, तो किसी ने 10 सालों में इम्प्लीमेंट किया, किसी ने 15 में किया, किसी ने 25 साल में इम्प्लीमेंट किया। तो ईवीएम को भी इंट्रोड्यूस मुतरादिफ कराने का एक तरीकाकार है। आप पायलट प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर उनका रिजल्ट देखते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं। अगर एक मशीन नहीं ठीक, फिर आप दूसरी का इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो एक मशीन की सिलेक्शन पे आते हैं सालों के ऊपर, और फिर आप 10 हल्कों में करते हैं, फिर 15 पे करते हैं, फिर आप जाके जो है वो उसको आप प्रोविंशियल लेवल पे लेके जाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे। ये एक बचकाना जिद है, बच्चों वाली जिद है कि हमने 2 साल में पूरे पाकिस्तान में ईवीएम से कराना है, जिससे महसूस ऐसे होता है कि
पीटीआई का कोई एजेंडा है और ये ईवीएम के डब्बे के जरिए अपनी धांधली करके वापस आना चाहते हैं, या कोई इनको कोई अंदर की बात है? क्योंकि अगर आपने ईवीएम को जेन्युइन तौर पे इम्प्लीमेंट करना है तो वो 2 सालों में नहीं हो सकता, और यही चीज ईसीपी चीफ के इनको बता रही है, जिसके बदले में ये इनको गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम इनको आग लगा देंगे। जी कुरैशी साहब, बताइएगा क्या एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का? देखिए, एक तो राना साहब ने फरमाया कि जी 2 साल में ये जो ईवीएम मशीन हैं इनके जरिए इंतखाब मुमकिन नहीं है। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने की है। और ये 3 साल में चाहते हैं 72 साल का निज़ाम तब्दील हो जाए इस मुल्क का। मतलब इंतखाबी निज़ाम, आज पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। पूरा दुनिया का निज़ाम, ट्रैवलिंग से लेके बैंकिंग तक, तमाम बिजनेस से लेके दीगर सोशल एक्टिविटीज तक सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। और मैं इनको अर्ज कर दूं, कोई भी डिजिटल मशीन ऐसी नहीं होती कि जिसका डाटा रिकवर ना हो सके। आज मोबाइल अगर हैक हो जाता है तो उसका सारा डाटा रिकवर हो जाता है, डिलीट करने के बावजूद भी रिकवर हो जाता है। इतना आसान नहीं होता कि आप ऐसी मशीन बना देंगे कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इदारों को मजबूत करना है, दूसरी तरफ आप आज भी इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इंतखाब आज तक फेयर एंड फ्री नहीं हुआ, भले वो इंतखाब आप जीते हो। आप दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं जी हमारे जीते हुए कैंडिडेट को उस साइड पर शामिल कर दिया गया। भाई शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं मारे जाते। अभी 2008 में आपने PMLQ का पूरा ग्रुप पंजाब में अता मोहम्मद मानिका की क़यादत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और 5 साल हाई कोर्ट के स्टे लेकर, हाई कोर्ट या बड़ी सुप्रीम कोर्ट का कोई गलबन स्टे होगा, मुझे कोर्ट का मालूम नहीं है, कोर्ट स्टे पर आपने वो गवर्नमेंट चलाई। आपको वहां तो जमहूरियत का और लोगों के मैंडेट का एहसास नहीं हुआ? आप जवाब देना मुझे, क्या वजह थी कि अता मानिका जो मुस्लिम लीग काफ के जीते हुए रुकन असेंबली थे उनकी क़यादत में आपने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स से शुरू की है। आप इमाम इनकलाब उस वक्त बने, आप नेल्सन मंडेला उस वक्त बने, आप महातीर मोहम्मद उस वक्त बने जब आपका ट्रैक उनसे कुछ मिलता जुलता हो। आप बात शुमार की तरफ करते हैं, जाना आपने जुनून में होता है। आपने 35-40 साल मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमतें की, क्या आप उस वक्त ये इंतखाबी निज़ाम ठीक नहीं कर सकते थे? आपने 35-40 साल या इंतजार किया, उसमें आपने अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन किया, अपने साथ रहने वाले लोगों की पूरी फैमिलीज को अरकान असेंबली बना दिया। मतलब 40 लोग हैं PMLN में और पीपल्स पार्टी में जिनके एक से ज्यादा 5-5, 4-4 फैमिली मेंबर रुकन असेंबली हैं। एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम आप दे रहे हैं। आप खुद जो कर सकते थे आपने नहीं किया। इन्हीं पॉइंट्स पे वापस आती हूँ, प्रोग्राम का वक्त भी कम है और आप दोनों से आखिरी सवाल करूंगी मैं कि मामले को हल की तरफ ले जाना है, कंसेंसस डेवलप करने होंगे, नहीं तो मामला जू का तू रहेगा। किस तरीके से निज़ाम चलेगा? क्या इंतखाबी इस्लाहत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं आ सकते? राना साहब देखिए, बिल्कुल, हमने तो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जो हमने सजेशन दी है कि हम ECP के साथ एक मुशावरती अमल में आए, क्योंकि ECP वो अदारा है जिसमें जो हकायक और प्रैक्टिकलिटी बतानी है, जो रेगुलेटर है इसका, तो वो उसका इस डिबेट में शामिल होना जरूरी है। सब जमातें आए, ECP के साथ मुशावरत करें, वहां से जो सोल्यूशन निकले। PTI अगर कुछ चाहती है वो बताए, हम चाहते हैं जो हम समझते हैं होने चाहिए हम बताएं, सब मिलके बताएं, और फिर वहां से जो भी ड्राफ्ट निकले रिकमेंडेशंस का, उसको हम असेंबली की कमेटियों में ले जाएं। ये हमारा मशवरा है। इसको मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत इस बात पे क्यों नहीं आती। हुकूमत क्यों कहती है कि नहीं, हमने हमारा आर वे और हाईवे, अब हमारे रास्ते पे चलेंगे, वरना जो है कुछ नहीं और होगा। नदीम कुरैशी साहब, आखिर मसला क्या है? ये जो पॉइंट्स रेस कर रही हैं, राना साहब ने कुछ पॉइंट्स रेस किए हैं, आप तो क्यों नहीं आ पा रहे? मतलब जो इदारों को मुतनाज़ बनाने की बात है, इल्ज़ामात की सियासत जारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखिए, आप और हम सब लोग एक जदीद मीडिया के दौर में जिंदा है, जहाँ इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मार्जी की निस्बत बहुत स्पीड से लोगों की है। मैं हैरान होता हूँ कि ये वो बात करते हैं जो उनकी लीडरशिप नहीं करती। जब आप कहते हैं कि पार्लिमान को मजबूत करना है, पार्लिमान के होते हुए हमें कोई और फोरम मंजूर नहीं है, तो जब पार्लिमान में एक चीज पर डिबेट की जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको दावत देते हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली आपको दावत देते हैं, उसका बाकायदा उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, आप उस पर पार्ट प्ले क्यों नहीं करते? ये कतन नहीं हो सकता कि ये अपोजिशन
आने वाले दिनों के लिए इस मुल्क में किसी ऐसे सिस्टम की दागमेल डाले जो सिस्टम सही मानों में लोगों की हक के राय दही का रिजल्ट लोगों तक पहुंचा सके। मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इमरान खान ने अपने क्रिकेट के दौर में पूरी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ करवाए, और उस जमाने में जब तस्वुर भी नहीं था न्यूट्रल अंपायर का, हम इंशाल्लाह इंतखाबी इस्लाहात के जरिए इस मुल्क को ऐसा निज़ाम जरूर देंगे कि जहाँ इन जैसे लोग भी जो इलेक्शन को मैनेज करने के मास्टर्स हैं, जिन्होंने हमेशा इलेक्शन मैनेज किए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, इन्होंने उनकी पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्शन मैनेवरिंग के जरिए कभी पंजाब में कमाल कर दिया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने सियालकोट में भी कमाल किया है, हमने कश्मीर में भी कमाल किया है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कमाल किया है, और हम इंशाल्लाह 2023 में भी राणा साहब कमाल करेंगे। मेंटली आपने तैयार रहना है। चलें जी, आवाम भी तैयार रहेगी। इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, इल्ज़ामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये स्टैंड रखती कि हमने इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। ये शुरू से ही एक अपना मौक़िफ़ रखा है, और इसी को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले पर भी इतना ज़ोर दिया जा रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, और अपोजिशन कह रही है कि कंसेंसस डेवलप होने चाहिए। इदारे कहते हैं कि अपने जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पावर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि मामलात अगर महाज राय की तरफ चले गए तो फिर किस तरीके से हल होंगे, कंसेंसस किस तरह से डेवलप होंगे। इदारों को अपनी जगह पर रह के काम करना होगा, हुकूमत वक्त को सबको साथ लेकर चलना होगा, और इसके साथ साथ अपोजिशन को अपना फाल किरदार अदा करना होगा। तनकीद बराए इस्लाह बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। राना इहसान अफजल साहब, नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।